तो सभी बहनों को एवं दीदी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र भर्ती के लिए जो फ्री क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं, उसकी क्लास नंबर 2। कल हमने क्लास नंबर 1 कराया था, जहां पर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, पोषण क्या होता है, पोषण क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें करा दी थी। कैसे पाचन होता है, मुँह से लेकर के छोटी आँत तक कैसे भोजन पहुँचता है, ये सारी चीज़ें कल हम कंप्लीट करा चुके हैं। डायग्राम भी आपको दिखा चुके हैं। आज हम उसके आगे की चीज़ें कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ में शुक्ला सर की रामबाण पीडीएफ जो है वो भी आपके पास में पहुंच जाएगी जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट आपके महिला सुपरवाइजर में आते हैं, जिनमें हमने पहला जो सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है पोषण एवं स्वास्थ्य, उसको यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जल्द ही इसकी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। 2-3 दिन में पीडीएफ इसकी कंप्लीट हो जाएगी। पीडीएफ कंप्लीट होते ही आपके पास में पीडीएफ पहुंचा दी जाएगी। मिनिमम प्राइस 27-28 रुपए में ये पीडीएफ आपको हर सब्जेक्ट की मिलना शुरू हो जाएगी। चारों सब्जेक्ट की पीडीएफ आपके पास में होगी। चारों सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास प्लस एमसीक्यू प्लस जो क्विक रिवीजन वाला पोर्शन होता है, जिसमें आप एग्जाम के टाइम पर जल्दी से रिवीजन कर सकें, ये सब उस पीडीएफ में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो 2-3 दिन में आपको बता देंगे। कल हमने जो क्लास नंबर 1 डाली थी भाई, आप लोगों ने उस पर लाइक वगैरह तो किया है, लेकिन उतना रिस्पॉन्स नहीं आया है जितना हम चाह रहे थे। तो आप लोग उस क्लास को भी देखिएगा, उसको शेयर कीजिएगा सबके पास में। बहुत अच्छे से चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट आपके दिमाग में आएंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की फ्री वीडियो क्लासेस आप तक पहुंच सकें और सबकी पीडीएफ भी आप तक पहुंच सकें। ये नंबर है भाई, इस नंबर पर सभी बहनों को जिसको भी पीडीएफ चाहिए रहेगी वो मैसेज कर देंगे। हम आपको बता देंगे 2 से 3 दिन में जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट होती है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है? इसके अलावा आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले जैसे एमपीएसआई हो गया, ग्रुप 5 हो गया, सबके लिए सब्जेक्टिव पीडीएफ भी हम तैयार करवा रहे हैं। जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट की, हिंदी की, कंप्यूटर की एवं अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं एमपी जीके वगैरह, सारी सब्जेक्ट की डीपली पीडीएफ प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे कि एक बार अगर सब्जेक्टिव पीडीएफ आपके पास में आ जाए, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, इवन एमपीपीएससी, एमपीएसआई तक भी आप दे सकते हैं। इस लेवल की पीडीएफ हम यहाँ पर बनवा रहे हैं। ठीक है? डीपली नॉलेज के साथ में एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल हमने आपको पढ़ा दिया था पोषण किसे कहते हैं, ठीक है ना? इसके बाद में स्वपोषी, परपोषी पोषण क्या होता है, प्रमुख घटक क्या-क्या हैं, विटामिन, खनिज, पोषक कितने प्रकार के मतलब कितने प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक पोषक तत्व, ये सब कल हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, संतुलित आहार क्या है, वृहद पोषक तत्व क्या है। फिर उसके बाद में एक-एक जो अपने जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इनको हमने कंप्लीट कराना शुरू किया था डिटेल में। तो कल हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बता चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह से पचता है, कहाँ से पाचन शुरू होता है और किस तरह से अग्नाशय से जो आपका एंजाइम्स निकलते हैं, उसकी मदद से कार्बोहाइड्रेट का पाचन, छोटी आंत के द्वारा अवशोषण, रक्त में मिलाना, रक्त को हृदय तक पहुँचाना, हृदय के द्वारा बाकी सभी अंगों को रक्त प्रोवाइड करना, ये सब कल हम करा चुके हैं। यानी कि कल हम आपको यहाँ मैप तक करा चुके थे, मैप नहीं कहेंगे, इसको हम चित्र कहेंगे। इस डायग्राम तक आपको कल हम कंप्लीट करा चुके हैं क्लास में, डिटेल में समझा चुके हैं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब हम यहाँ पर क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर कवर कवर करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कल हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, कौन-कौन से एंजाइम इसमें काम करते हैं, ये सब पढ़ा चुके थे। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पर बात करने वाले हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब ये सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सरल कार्बोहाइड्रेट, ये एमपी टेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जल्दी पच जाते हैं और शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कौन-कौन से हैं? जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। ये आपको फल, दूध और शहद में, ये तीनों में आपको जो है सरल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तभी तो चाहे आप फल खा लीजिए, दूध खा लीजिए, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी पच जाती हैं। तो ये सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बहुत जल्दी इनको जो है एंजाइम्स के द्वारा तोड़ लिया जाता है, आसानी से पचा लिया जाता है। बात करते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट की, तो ये क्या होते हैं? तो ये कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो सरल वाले हैं वो जल्दी पच जाते हैं और तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन रहते बड़ी बहुत थोड़े समय तक ऊर्जा आपके पास में रहेगी। लेकिन ये जो जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, ये धीरे-धीरे पचेंगे और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको मान लीजिए 8 घंटा, 12 घंटे के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, तो धीरे-धीरे देते रहेंगे। कौन-कौन से हैं? देखिए, तो स्टार्च हो गया, फाइबर हो गया, ये आपको कैसे मिलेंगे? अनाज, दालें, सब्जियाँ और फलों
फलों में ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जिन्हें हम जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऑप्शन में आपको मिलेगा, बताइए, क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से कौन-सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट नहीं है? उसमें दिया रहेगा स्टार्च हो गया, फाइबर हो गया, शर्करा हो गया, उसके बाद में एक आपको ऑप्शन कुछ और दे देंगे। मान लीजिए फल दे दिया, दूध दे दिया, तो आपको उसमें से ढूँढ करके बताना होगा कौन-सा जटिल है और कौन-सा सरल है। चलिए, अब देखते हैं कि आखिर महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट। देखिए, सबसे पहली बात, ये ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा अगर हमको चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। मस्तिष्क का ईंधन होते हैं, जो अपना दिमाग है, दिमाग के लिए ईंधन का काम करते हैं। तो ग्लूकोज इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज मस्तिष्क के लिए प्राथमिक ईंधन होता है। जैसे कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के लिए ईंधन के रूप में क्या चाहिए? डीज़ल, पेट्रोल चाहिए। उसी तरह से हमको अपने ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो दिमाग के ईंधन का काम करता है। अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण भी करते हैं, तो फाइबर पाचन तंत्र को स्वतंत्र रखने में मदद करता है और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण का भी कार्य करता है। ये कार्य कार्बोहाइड्रेट के हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी आपको समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट कौन-कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब शुरू करने वाले हैं वसा, जिसे इंग्लिश में फैट्स कहते हैं। तो चलिए वसा के बारे में पढ़ लेते हैं कि वसा क्या है। तो वसा एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, जो पानी में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है? इसको पानी में डालोगे तो ये ऊपर तैरता रहेगा, घुलेगा नहीं। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। वसा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। क्यों? देखिए, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिकाओं को संरक्षित रखता है और हार्मोन के उत्पादन में सहायता करता है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स ही होते हैं। अगर कोई भी हार्मोन्स निकलना बंद हो जाएँगे, जैसे कि आप मान लीजिए थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन होता है, अगर वो हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि जो घेंगा रोग होता है, वो घेंगा रोग हो जाता है और गले में क्या होता है, ऐसे गाँठ-सी बन जाती है। तो हार्मोन्स के नियंत्रण में भी वसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही साथ में हमको ऊर्जा भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए वसा कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हमको पूरी नॉलेज डीपली चाहिए। ठीक है? इसी तरह से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, उसमें भी ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो डीपली नॉलेज अपन को लेकर के चलना है, क्योंकि अलग से ही आपके लिए एक सब्जेक्ट ही बना दिया है। तो इसको एक कह सकते हैं कि ये ऐसा आपको पढ़ना है कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आए, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो 2 प्रकार के वसा होते हैं, कौन-सा? पहला है संतृप्त वसा, जिसे हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। अब ये क्या होता है देखिए, तो यह वसा कमरे के तापमान पर ठोस होता है, यानी अगर आप कमरे के टेम्परेचर पर रखेंगे, तो ये सॉलिड अवस्था में होता है। ये मुख्य रूप से पशु उत्पाद जैसे आपका मांस हो गया, मक्खन हो गया, चीज़ हो गया, पूर्ण क्रीम डेयरी उत्पादों में पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप एक कमरे के टेम्परेचर पे रखेंगे, तो ये आपको ठोस अवस्था में मिलेंगी। लेकिन आप अगर इन्हें गर्म कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें पिघल जाएँगी। इसीलिए इन्हें हम सैचुरेटेड फैट या फिर संतृप्त वसा कहते हैं। अधिक मात्रा में संतृप्त वसा का सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है? अगर आप मान लीजिए मक्खन ज़्यादा आपने खा लिया, मांस ज़्यादा खा लिया या फिर दही, घी ज़्यादा खा लिया, तो क्या होगा? ये आपको आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि करेगा और ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो जाकर के आपके चिपक जाएगा कहाँ पर? आंतों में चिपक जाएगा या फिर कह सकते हैं बॉडी की जो निचली परत होती है उस पर चिपक जाता है। तो बहुत सारे लोगों को आपने मोटापा का शिकार होते हुए देखा होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सैचुरेटेड फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से मोटापा नामक रोग हो जाता है और ये हृदय रोग का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि आपके मान लीजिए कोशिकाओं में, मांसपेशियों में ये वसा जो है जाकर के चिपक गया। अब यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, अब ये ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। जो अपने हृदय दद्दा हैं, हार्ट दद्दा हैं, इनके पास में ब्लड सही से नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से क्या करेंगे ये जो है ब्लड प्रेशर इनका हाई होगा और ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो हृदय रोग होता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, ये सारी चीज़ें, ये सारी परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो संतृप्त वसा का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं असंतृप्त वसा, जिसे हम अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। तो ये क्या है? ये वसा कमरे के तापमान पर तरल होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से हैं? तो ये मुख्य रूप से वनस्पति स्रोतों जैसे जैतून का तेल हो गया, कैनोला तेल हो गया, मूँगफली का तेल हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, मछली हो गया, इनमें ये अनसैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो पाए जाते हैं। असंतृप्त वसा को अच्छा वसा माना जाता है, क्योंकि ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल के स्तर को बढ़ाते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। यानी कि इनको अच्छा वसा माना जाता है। अब आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपसे सब लोग कहेंगे कि बेटा तुम अखरोट खाओ, बादाम खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि ये अच्छे फैट्स को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में जो खराब फैट्स हमारे शरीर में जमा होता रहता है, उसको भी वहाँ से नष्ट करके बाहर निकाल देते हैं। कभी भी आप देखिए तो आपसे कहा जाता है कि मूँगफली का तेल खाइए, नारियल का तेल खाइए, जैतून का तेल खाइए। ये नहीं कहा जाता कि डालडा खाओ या फिर आप
सरसों का तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करो, इन सब के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो जो होता है वो सैचुरेटेड फैट्स होता है। और ये जो होते हैं मूँगफली का तेल, कैनोला हो गया, जैतून का तेल हो गया, ये सब अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, आसानी से हमारी बॉडी में पच जाते हैं। देखिए, तो असंतृप्त वसा को अच्छा वसा माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तो ये वसा फैट्स इतना ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपसे एग्ज़ाम्पल पूछ सकते हैं, असंतृप्त कौन-सा है, संतृप्त कौन-सा है, यही आपसे पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने लिए, तो चलिए देख लेते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाता है। यह शरीर के निर्माण खंडों में से एक है और मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बालों एवं अन्य ऊतकों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। कल भी आपको पता था, प्रोटीन शरीर का बॉडी बिल्डर होता है। कहीं भी चोट लग जाए, हड्डी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो प्रोटीन क्या करता है, उसको सही करने में हमारी मदद करता है, यानी कि उसकी मरम्मत करता है। किसी की हड्डी टूट गई, प्लास्टर चढ़ा दिया, प्रोटीन अगर आप नहीं लेंगे तो जल्दी से आपको आराम नहीं होगा। केवल प्लास्टर से आराम नहीं होता है, दवाइयाँ भी दी जाती हैं, वो प्रोटीन के फॉर्म में ही दी जाती हैं, ठीक है? तो प्रोटीन के इस्तेमाल से हड्डियों में जो है सही होती हैं हड्डियाँ, त्वचा सही होती है, बालों को प्रोटीन के से जो है लाभ होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने बालों में अंडे का वो लगाते हैं, अंदर जो होता है उसका, है ना, अंडा, अंडा फोड़ करके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रोटीन बालों के लिए आवश्यक होता है। जितनी भी दीदी लोग हैं, ये सब लोग कभी न कभी अपने जो है सर में अंडे को ज़रूर लगाई होंगी, नहीं लगाई तो अच्छी बात है, लेकिन कभी न कभी लगाई होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और बालों के लिए लाभदायक होता है। चलिए, प्रोटीन के लाभ क्या-क्या हैं, ये देख लेते हैं। देखिए, तो प्रोटीन क्या करता है, मांसपेशियों का निर्माण और मरम्मत का कार्य करता है। तो प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है। व्यायाम करने वाले लोगों को विशेष रूप से पर्याप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो लोग जिम करने जाते हैं, आप देखते हैं वो लोग प्रोटीन के डिब्बे लिए रहते हैं। एक शेकर होता है, इसमें प्रोटीन भरा होता है, इसको शेक करके टाइम-टाइम पर जो है वो प्रोटीन लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिर व्यायाम कर रहे हैं, तो उनके ऊतक टूटते हैं और उन टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो जिम करते हैं उनको बोला जाता है कि आप लोग प्रोटीन का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कीजिए। हड्डियों को स्वस्थ रखता है, तो प्रोटीन हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हड्डियों को मजबूत बनाने, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए लोग प्रोटीन लेते हैं तो भैया बड़ा-बड़ा डोला हो जाता है उनका, ठीक है ना? डोले देखेंगे, अरे भाई साहब क्या डोला दिख रहा है, ठीक है? सिक्स पैक्स एब्स हो गए। तो किसकी मदद से? प्रोटीन की मदद से होता है। त्वचा, बाल और नाखून को स्वस्थ रखते हैं। प्रोटीन त्वचा, बाल और नाखूनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह उन्हें मजबूत और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। वही बात हमने अभी आपको बताया, अंडे में प्रोटीन होता है और बालों में जो है अंडे को कई लोग लगाते हैं। चलिए, और क्या काम करते हैं प्रोटीन? तो प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, यानी हमारी इम्यूनिटी बिल्डर का काम भी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। यह शरीर को संक्रमण और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। तो कोविड के दौरान भी आप सब लोगों से बोला गया था कि प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, क्योंकि ये क्या करेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, जिसकी मदद से जो प्रोटीन है, जो जो आपका कोरोना है, वो कोरोना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो मजबूत हो सकेगी। अगला है ऊर्जा उत्पादन, ये हमारे बॉडी के लिए ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। तो प्रोटीन ऊर्जा का एक स्रोत है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है, विशेष रूप से व्यायाम के दौरान। यानी जो लोग भी एथलेटिक्स होते हैं, जो भी जिम करते हैं, वो सब लोगों का सब लोग जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, व्यायाम के दौरान ही करते हैं। जब वो लोग जिम कर रहे होते हैं तभी उस प्रोटीन को लेते रहते हैं। अगला है वजन प्रबंधन। तो प्रोटीन वजन प्रबंधन में मदद करता है, यानी वेट गेनिंग में मदद करता है। अगर आपका वेट कम है, प्रोटीन लेंगे तो वेट बढ़ेगा, ठीक है? यह आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करा सकता है और आपको अधिक खाने से रोक सकता है। यानी कि प्रोटीन लेने के बाद में आपको ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको पेट को भी भरा हुआ महसूस कराएगा, ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बॉडी को भी भरा-भरा सा लगेगा, आप सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या-क्या होते हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए, प्रोटीन कहाँ-कहाँ पाया जाता है? मांस में, मुर्गी और मछली में प्रोटीन पाया जाता है। सब लोग ज़्यादातर लोग जो है खाते हैं इन सब, जो भी आपके मांसाहारी लोग जो होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन लोग इसको खाते हैं। उसके बाद में अंडे हो गए, डेयरी उत्पाद हो गया, तो ये जो डेयरी उत्पाद होते हैं, ये शाकाहारी लोगों के लिए होते हैं, ठीक है ना? जो आपके नॉन वेजिटेरियन, मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए डेयरी उत्पाद होते हैं, जैसे आपका दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। दालें और फलियों में भी पाया जाता है और सोयाबीन की दाल को तो आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन की दाल में पाया जाता है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? आपको याद ही होगा, अभी एमपी टेट में पूछा गया है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है और फिलहाल में यहाँ पर मध्य प्रदेश अभी भी नंबर 1 बना हुआ। कई लोग महाराष्ट्र बोल रहे थे, लेकिन व्यापम अभी भी मध्य प्रदेश को ही नंबर 1 मानता है सोयाबीन के उत्पादन में। आपके सामने आए तो आपको मध्य प्रदेश ही लगाना है। इसके अलावा नट्स हो गए, बीज हो गए, यानी कि जो आपका बादाम होता है, अखरोट होता है, इसमें ही पाया जाता है।
और जो सोया उत्पाद होते हैं जैसे कि सोयाबीन वगैरह होता है, तो इसमें भी आपका जो है देखने को मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता व्यक्ति की आयु, लिंग, गतिविधि स्तर और अन्य कारकों पर भिन्न-भिन्न होती है। यह स्वस्थ वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि 0.8 ग्राम प्रोटीन जो है प्रति किलोग्राम शरीर की वजन के हिसाब से दिया जाता है। और सोयाबीन को शाकाहारियों का मांस कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है, ये भी आपके व्यापम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ से आपका जो है प्रोटीन समाप्त होता है। स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक है विटामिन। विटामिन्स को भी यहाँ पर कवर कर लेंगे, उसके बाद में बाकी का कल पढ़ाएँगे। पहले विटामिन्स को कवर कर लेते हैं और विटामिन्स का चार्ट भी आपको दे देंगे क्विक रिवीजन के लिए, जिससे कि जब आपका एग्ज़ाम आए तो आप आसानी से रिवाइज़ करके जा सकें। देखिए, तो विटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है, जो सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चाहिए रहता है, ज़्यादा नहीं चाहिए रहता है। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में और सही ढंग से काम करने में मदद करता है हमारे शरीर की। विटामिन के प्रकार देख लीजिए, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन-सा? पहला होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि इनमें से कौन-सा विटामिन आपका पानी में घुलनशील है, कौन-सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो दोनों की ट्रिक भी है, तो ट्रिक भी बता देंगे, समझा भी देते हैं। तो ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं और शरीर में संग्रहित हो जाते हैं। इनमें आपका ए, डी, ई और के, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, के, ई, डी, ए, कीड़ा कह सकते हैं, कीड़ा। तो ये जो कीड़ा होता है यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं और हमारे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर के द्वारा स्टोर कर लिए जाते हैं। वही बात करते हैं पानी में घुलनशील विटामिन कौन-कौन से जो जल में घुलनशील हैं, तो विटामिन सी हो गया और विटामिन बी, ये दोनों जो है आपके जल में घुलनशील होता है। और ऐसे आप याद रख सकते हैं डब्ल्यू फॉर वाटर और बी एंड सी। तो डब्ल्यूबीसी से आप याद रख सकते हैं कि जो डब्ल्यू है ये वाटर है और विटामिन बी और विटामिन सी वाटर यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। देखिए, ये विटामिन पानी में घुल जाते हैं और शरीर में संग्रहित नहीं हो सकते हैं। अगर पानी में घुलेंगे तो ये हमारे यूरिन के द्वारा बाहर भी निकाल दिए जाएँगे, क्योंकि शरीर के द्वारा पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, तो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और हमारे बॉडी में ये संग्रहित नहीं होते हैं। इसलिए हमें रोज़ाना भोजन के साथ में लेना चाहिए। इसलिए हमें आवश्यकता होती है कि विटामिन बी और विटामिन सी को डेली बेस पर लेना चाहिए। इनमें सी और बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स में कौन-कौन है? बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, ये बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में चार्ट में हमने इनका नाम और इनके उपयोग कहाँ से हमको प्राप्त होंगे, कमी से कौन-सा रोग होगा, इसको भी हमने वहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। चलिए विटामिन के कार्य देख लेते हैं कि विटामिन के क्या-क्या कार्य होते हैं। तो देखिए, विटामिन शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे ऊर्जा का उत्पादन। तो जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। ठीक है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के द्वारा भोजन को आसानी से पचाया जाता है। हड्डियों और दांतों का स्वास्थ्य, तो विटामिन डी और कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर विटामिन डी आपको प्रोवाइड मतलब मिलता रहेगा तो हड्डियां आपकी मजबूत होंगी और दांतों को भी मजबूती मिलेगी। वही बात करते हैं त्वचा, बाल और नाखून को भी ये स्वस्थ रखते हैं। तो विटामिन ए हो गया और विटामिन सी और विटामिन ई बाल, नाखून और त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी ये निर्माण करते हैं, इम्यूनिटी भी बूस्ट करते हैं। तो विटामिन सी और विटामिन ई रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनाना, आपने कई बार सुना होगा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, इसलिए विटामिन के वाली चीज़ें लेते रहनी चाहिए। तो रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो विटामिन के रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है। कहीं आपको मान लीजिए चोट लग गई, यहाँ से लगातार ब्लड बह रहा है, अगर विटामिन के की कमी होगी तो ये ब्लड बहता रहेगा, बंद नहीं होगा। लेकिन विटामिन के आपने पर्याप्त मात्रा में लिया होगा तो विटामिन के यहाँ पे क्या करेगा? रक्त का थक्का जमा देगा और ये जो ब्लड है वो बहना रुक जाएगा, अपना सीधे-सीधे निकलता रहेगा। ठीक है ना? यानी बॉडी में फ्लो करता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। दृष्टि, यानी विटामिन ए जो है वो आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। कई बार पूछा गया है किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जो दृष्टि से संबंधित है, आँखों से संबंधित है। ठीक है? चलिए, तो विटामिन की कमी से कौन-कौन से रोग हो जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं, फिर आपको चार्ट भी दिखा देते हैं। देखिए, तो अगर हमें किसी विटामिन की कमी हो जाए तो कई प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, बी1 की कमी से बेरी-बेरी हो जाता है, बी3 की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है और ऑस्टोमेलेसिया जो है वो वयस्कों में हो जाता है। यह एक हड्डी वाला रोग है। अगर बच्चों में हड्डी के रोग हो रहा है तो उसे हम रिकेट्स कहेंगे, सूखा रोग भी कहते हैं। और ऑस्टोमेलेसिया जो है वो वयस्कों में हो जाता है। दोनों हड्डी के ही रोग हैं, विटामिन डी की कमी से होते हैं।
अब विटामिन को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये देख लीजिए। तो हम विटामिन विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अच्छे स्रोत कौन-कौन से हैं? तो पहला है फल और सब्जियाँ। तो सभी रंगों के फल और सब्जियों में विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं। तो हर प्रकार की जो आपकी सब्जियाँ होती हैं, हरी सब्जियाँ होती हैं, जैसे टमाटर हो गया, लाल सब्जियाँ हो गई, है ना? इन सारी सब्जियों में विटामिन जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अंडे में जो है आपकी प्रोटीन तो होती ही है, साथ ही साथ में विटामिन डी और कई अन्य पोषक तत्वों को भी अंडों में देखा गया है। दूध और डेयरी उत्पाद, तो दूध और डेयरी उत्पाद कैल्शियम और विटामिन डी के अच्छे स्रोत होते हैं। तो जो भी आपका मक्खन हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इनमें आपको विटामिन डी और कैल्शियम अच्छी मात्रा मिलता है। वहीं अगर हम नॉन वेजिटेरियन के लिए कहें, यानी मांस, मछली और पोल्ट्री फार्म, तो ये प्रोटीन, आयरन और कई अन्य विटामिनों के खनिज के अच्छे स्रोत होते हैं। जो भी मांस, मछली, मुर्गा वगैरह जो लोग भी खाते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर प्रोटीन और अन्य विटामिन्स भी मिल सकते हैं। अनाज और बीज जो होता है, तो देखिए अनाज और बीज कई प्रकार के विटामिन और खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं। अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संतुलित आहार लेना और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाने से हमें सभी आवश्यक विटामिन मिल सकते हैं। तो अलग-अलग विटामिन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। संतुलित खाना खाइए, ठीक है ना? आप भोजन में सलाद ज़रूर रखिए, चावल खाइए, ये सारी चीज़ें खाएँगे तो अपने आप से आपको सारे विटामिन्स मिलते रहेंगे, अलग-अलग से विटामिन आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन-कौन से विटामिन, उनका नाम क्या है, कहाँ से मिलता है, कमी से रोग कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है? कहाँ से मिलता है? तो जिगर, अंडा, मछली का तेल, गाजर, आम और पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, कुंठित बुद्धि का अर्थ है कि जो है बुद्धि कमज़ोर हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन्स की बात कर रहे हैं। अगला है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। नाम कई बार पूछे गए हैं, रासायनिक नाम याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश से मिलता है और ये जो है सूर्य के प्रकाश के रूप में हमारी बॉडी में पहुंचता है और संश्लेषित कर दिया जाता है। साथ ही मक्खन में भी विटामिन डी पाया जाता है। अभी आपके एमपी टेट में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर को बाहर से मिलता है और शरीर में शोषित हो जाता है, तो वो आपका विटामिन डी है, सूर्य के द्वारा मिलता है। शरीर हमारा खुद सूर्य की रोशनी की मदद से विटामिन डी का निर्माण करता है। ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है विटामिन डी कमी से, सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, दांतों की वृद्धि में कमी आ जाती है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? अंडे की जर्दी में, गेहूं के तेल में, अंकुरित अनाज में, सोयाबीन में, यह आपको मिलेगा। इसकी कमी से रोग कौन सा? तो जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियां भी कमजोर हो जाती हैं विटामिन ई की कमी से। अब जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ये पीडीएफ आपके पास में होगी। एग्जाम टाइम पर अगर आप विटामिन पढ़ रहे हैं तो फटाक से ऊपर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ये वाला चार्ट खोलेंगे, फटाफट 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 रिवीजन करके आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है ना? तो हर तरह से हम सारे सब्जेक्ट में ये काम करने वाले हैं। पहले डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर आपका क्विक रिवीजन के लिए एक चार्ट बना कर देंगे, उसके बाद में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है? चलिए, विटामिन के, इसका नाम है फिलोक्विनोन। टमाटर में मिलेगा, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में मिलेगा, अंडा मिलेगा, आंत में मिलेगा, बैक्टीरिया में मिलेगा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ये क्या करता है? तो चोट पर अगर रक्त लग जाए तो उसका थक्का न जमने से अधिक स्त्राव को रोकता है। यानी कि अगर आपको चोट लग गई, आपका ब्लड लगातार बह रहा है, अगर विटामिन के आपने खाया होगा तो यहाँ पर क्या करेगा? वो रक्त का थक्का जमा देगा, तो ये ब्लड बाहर बहना बंद हो जाएगा और अंदर की ओर निकलता रहेगा, यानी कि आपकी बॉडी में जो है आपका चलता रहेगा, ठीक है? विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये क्या करता है? तो ये आपका मसूड़ों में जो सूजन होती है उसको कम करता है और खट्टे फल, सब्जियां, टमाटर और आलू में ये विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्कर्वी आपका त्वचा से संबंधित रोग है। अगला है विटामिन बी वन, जिसका नाम है थायमीन। कई बार पूछा गया, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। ये कहाँ मिलेगा? तो ये सोयाबीन में मिलेगा, फलियों में मिलेगा, अनाज, अंडे और मांस में देखने को मिलता है विटामिन बी वन, यानी कि थायमीन। कमी से रोग कौन सा हो सकता है? तो बेरी-बेरी रोग हो जाएगा, मानव शरीर की वृद्धि का रुकना, ये सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन बी टू, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ये आपको यीस्ट में मिलेगा, हरी सब्जियों में मिलेगा, अंडे, पनीर और दूध में मिलता है। कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस नामक रोग जो है विटामिन बी टू की कमी से हो जाता है। विटामिन बी फाइव, इसका रासायनिक नाम पेंटोथोनिक अम्ल है। ये कई बार पूछा गया है। अंडे में मिलेगा, जिगर में मिलेगा, मांस, दूध और टमाटर में यह आपको मिलता है। और चर्म रोग, बाल बाल को सफ़ेद होना, जनन क्षमता की कमी, ये आपको देखने को मिल सकती है इस विटामिन की कमी से। विटामिन बी बारह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी बारह है, जिसका नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट धातु होती है। ये आपको मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया से आपको मिलेगा।
कमी से रोग कौन सा होता है? रक्त क्षीणता होती है, तंत्र की गड़बड़ी जो है वो विटामिन B12 की कमी से हो सकती है, ठीक है? तो यहीं पर इतना ही रखते हैं आज, विटामिन आपको हमने कंप्लीट करा दिए। कल जल हो जाएगा, उसके बाद में कल MCQ भी कवर करा देंगे। कल हम आपका कवर कराएँगे कि जो बच्चों की ऐज किस तरह से बढ़ती है, कितना वज़न होना चाहिए, कितने वज़न पर कितना पोषण आवश्यक रहता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कितनी बच्चों की किस ऐज में कितनी लंबाई होनी चाहिए और कितनी ऊँचाई होनी चाहिए, कितना वज़न होना चाहिए, ये कल आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। फिलहाल जल का थोड़ा-सा रह गया है, तो जल तो आप जानते ही हैं, लेकिन अभी बड़ा है भाई, इसको कल ही कवर करेंगे, ठीक है ना? कल ही कवर कर लेंगे, इसका पीएच मान क्या होता है, ठीक है? तो इसको कल कवर कर लेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे कि इस वीडियो पर रीच अच्छी आ सके, हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, उसको भी आप लोग जॉइन कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट आपको मिल जाएँगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, वॉल्यूम 1 जो है, और अन्य बहुत सारे साइंस, सोशल साइंस के एनसीईआरटी के नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएँगे डॉक्यूमेंट सेक्शन में, तो उसको आप जॉइन कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, सभी बहनों को प्रणाम, नमस्कार। कल आपको फिर से मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद।